ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 23 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में विदेश यात्रा के योग कुंडली में कौन से ग्रहों से समझते हैं देखते हैं। कुंडली में शिक्षा के लिए विदेश यात्रा के योग, नौकरी के लिए विदेश यात्रा के योग, मनोरंजन के लिए विदेश यात्रा के योग, समुद्र यात्रा, हवाई यात्रा, इन सब के बारे में जानेंगे। चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। कुंडली में विदेश यात्रा के योग 12वें भाव का विचार किया जाता है। विदेश यात्रा के लिए 12वें भाव का विचार किया जाता है। इसके साथ इन भावों का भी विचार होना जरूरी है। पहला, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 11वां, 12वां, इन भावों का भी विचार प्रमुखता से किया जाता है। और भाव के बारे में जानने के बाद ग्रहों, कौन कौन से ग्रह देखते हैं विदेश यात्रा के लिए, तो राहु, केतु, शुक्र, शनि, चंद्र, ये ग्रहों को देखा जाता है। बाकी के भी ग्रह सपोर्ट में होते हैं पर ये प्रमुख ग्रह हैं। ये राहु, केतु, शुक्र, शनि, चंद्र, ये अंश बल में भी मजबूत होना चाहिए। भाव बता दिया, ग्रह बता दिए। अब इनको सूत्र लगाते हैं। सूत्र पहला, लग्नेश 12वें भाव में, चतुर्थेश 12वें भाव में, सप्तमेश 12वें भाव में, नवमेश 12वें भाव में होना चाहिए। ये स्थिति होने के बाद चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, ये राशि में होना चाहिए। तो अब ये सूत्र को एक कुंडली से समझते हैं। लग्नेश 12वें भाव में, लग्नेश पहला भाव है, इसका जो स्वामी है उसको लग्नेश बोलते हैं। इसका स्वामी है शुक्र। शुक्र चतुर्थ में बैठा है। सूत्र बोलता है लग्नेश 12वें भाव में होना चाहिए। चतुर्थेश यहाँ पे शनि है, शनि 12वें भाव में होना चाहिए। सप्तमेश, यहाँ पे सप्तमेश मेष है, इसका स्वामी मंगल है, मंगल 12वें भाव में होना चाहिए। नवमेश यहाँ पे बुध है, बुध 12वें भाव में होना चाहिए। इस कुंडली में इन घरों में इन भावों के स्वामी 12वें भाव में नहीं है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि ये कुंडली इस सूत्र को लागू नहीं है, परंतु चंद्रमा कन्या राशि में, तुला में, वृश्चिक में, धनु में, मकर, मीन राशि में है क्या, तो देखते हैं। तो चंद्रमा पहला कन्या राशि में होना चाहिए, तो कन्या राशि में नहीं, तुला राशि में नहीं है, वृश्चिक राशि में नहीं, धनु राशि में, मकर, मीन राशि में नहीं है। तो यानी कि ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लगा। एक और कुंडली देख लेते हैं। लग्नेश 12वें भाव में, तो लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा 12वें भाव में होना चाहिए। चतुर्थेश तुला राशि शुक्र 12वें भाव में होना चाहिए। सप्तमेश शनि है, शनि 12वें भाव में होना चाहिए। नवमेश गुरु 12वें भाव में होना चाहिए, तो ये नहीं है। अब चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, तो चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में है। यहाँ पर दूसरे नंबर का सूत्र लगा। इस कुंडली में दोनों सूत्र नहीं लगे, इसमें इसका सेकंड पार्ट लगा। फिर भी इस योग से भी ये जातक परदेश जाकर आए हैं। तीसरी कुंडली देख लेते हैं। लग्नेश 12वें भाव में, तो लग्नेश सूर्य है, नहीं है। चतुर्थेश मंगल है, वो 12वें भाव में नहीं। सप्तमेश शनि है, वो 12वें भाव में। भाग्येश मंगल 12वें भाव में नहीं। अब चंद्रमा मीन राशि में है। इस कुंडली में भी मीन राशि में चंद्रमा है, तो दूसरा जो सूत्र है लागू है। तो ऐसे में बहुत बार जाना नहीं होता है, पर एक आध 2 बार जाना जरूर होता है। अगर दोनों सूत्र लगते हैं तो बार बार जाने का योग बनता है। दूसरा सूत्र 12वें भाव पर, लग्नेश पर अनेक ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। अब ये सूत्र 12वें भाव, तो 12वां भाव यही है, और लग्नेश, तो लग्न और लग्नेश, तो लग्न ये है, तो लग्नेश शुक्र हुआ। इस पर दृष्टि पड़ने के लिए यहाँ पर बुध, यहाँ पे चंद्रमा, ये सूर्य, इनके पास एक एक दृष्टि है, तो ये यहाँ पे होने चाहिए, तब यहाँ देखेंगे। और मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु, इनके पास अनेक एक से ज़्यादा दृष्टि हैं, तो वो अलग अलग स्थान से अगर दृष्टि डालते हैं तब भी ये योग बनता है।
एक तो लग्नेश पर होनी चाहिए और दूसरी इस भाव पे। अगर इस भाव पे दृष्टि है तो यहाँ पर शुभ ग्रह में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, इनकी दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, इनके पास, सूर्य के पास, बुध के पास, चंद्रमा के पास, शुक्र के पास एक एक दृष्टि है। वो इधर छठवें भाव में रहेंगे तब वो 12वें भाव पर दृष्टि डाल सकते हैं। ये सूत्र बहुत सिंपल है। इसमें ये कुंडली में नहीं लग रहा क्योंकि 12वें भाव में यहाँ पर ये घर खाली है तो दृष्टि नहीं है और लग्नेश सिर्फ राहु देख रहा है। इस कुंडली में लग्नेश चंद्रमा है, 4 नंबर का जो स्वामी चंद्रमा है, इसके ऊपर सिर्फ गुरु की दृष्टि है, इस पे सिर्फ एक ही ग्रह की दृष्टि है और 12वें भाव पर एक भी ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है। लग्नेश सूर्य के ऊपर इधर एक भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और 12वें भाव को राहु बैठा है और केतु दृष्टि डाल रहा है। इसके बाद का सूत्र, 12वें भाव में चर राशि होनी चाहिए। तो ये चर राशि कौन कौन सी है? तो मेष, कर्क, तुला, मकर, 1, 4, 7, 10। तो ये 12वें भाव में, तो इस भाव में ये राशि नहीं है, ये द्विस्वभावी राशि है। इधर भी द्विस्वभावी राशि है, परंतु इसमें 4, सूत्र के अनुसार 12वें भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि मिल गई चंद्रमा के लिए। चंद्रमा 4, 8, 12वें भाव में, यानी कि ये चौथा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव, इस भाव में चंद्रमा हो परंतु नीच राशि का हो। तो अब यहाँ पर 12वें भाव में कर्क राशि मिल गई है, तो यहाँ पे 8 नंबर में अगर चंद्रमा होता है तो चंद्रमा की ये नीच राशि हो जाती है। तो इधर पे मीन राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में नहीं है। ये सूत्र चंद्रमा के लिए है। चौथे नंबर का सूत्र, 12वें भाव में शनि स्थित होना चाहिए और या तो शनि की दृष्टि होनी चाहिए और 9वें, 10वें, 12वें भाव में ग्रह अपनी उच्च राशि में होना चाहिए। सूत्र को शनि स्थित यहाँ पे एक होना चाहिए या तो शनि की दृष्टि होनी चाहिए। तो शनि पहले पराक्रम में होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तीसरे भाव में से 10वीं दृष्टि शनि की पड़ेगी। उसके बाद 6वें भाव में शनि बैठता है तो 7वीं दृष्टि से देखता है और 10वें भाव में जब शनि बैठता है तो तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। शनि बैठना चाहिए या तो शनि की दृष्टि होनी चाहिए। ये एक भाग हो गया। इसका दूसरा भाग, 9वें, 10वें, 12वें भाव में ग्रह, 9वें, 10वें और 12वें भाव में जो ग्रह बैठेंगे वो अपने उच्च राशि में होने चाहिए। अगर 12वें भाव में इधर बुध है तो बुध की कन्या राशि उच्च है, यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे गुरु उच्च का हो जाएगा। इस तरह कोई एक, तीनों में से कोई एक भी उच्च का ग्रह मिल जाता है तो ये सूत्र पूरा लगता है। इस तरह इधर भी कुंडली में देख लेते हैं। यहाँ पे शनि होना चाहिए, या तो शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि, शनि 6वें में बैठ के 7वीं दृष्टि, शनि 10वें में बैठ के तीसरी दृष्टि, और 9वां, 10वां और 12वें घर में जो ग्रह हैं वो अपनी उच्च राशि में होने चाहिए। अगर इधर 10वें घर में मेष है तो यहाँ सूर्य होना चाहिए, 12वें में यहाँ पे शुक्र होना चाहिए। शुक्र, मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। अब 5वां सूत्र, लग्नेश जिस भाव में बैठा है उस भाव से 12 भाव का स्वामी नीच राशि में, शत्रु राशि में पीड़ित होना चाहिए। इसको समझते, लग्नेश जिस भाव में बैठा है, पहली कुंडली लग्नेश शनि इसी भाव में बैठा है। यहाँ से 12 भाव गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12वें भाव का जो स्वामी है, तो 12वें भाव का स्वामी धनु राशि है, यानी कि गुरु उसके नीच राशि में होना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु मकर में नीच राशि में, ये वाला सूत्र इधर लग गया कि जहाँ लग्नेश बैठा है उससे 12वें भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है। नीच राशि में भी हो सकता है, शत्रु राशि में भी, और पीड़ित होता है। तो ऐसी अवस्था में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। एक और कुंडली देख लेते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है इमीडिएट देख लेते हैं। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है तो चंद्रमा इस भाव में बैठा है। चंद्रमा से 12 दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चंद्रमा से 12वें भाव में कर्क राशि है और उसका स्वामी खुद चंद्रमा है। अब चंद्रमा एक तो उसके नीच राशि में होना चाहिए,
शत्रु राशि में होना चाहिए और ग्रह पीड़ित होना चाहिए। अब यहाँ पे चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, तो ये दूसरा सूत्र यहाँ पे लागू नहीं है। पहला सूत्र इनको लागू है, ये अनेक बार परदेश जाकर आए हैं। अब दूसरी कुंडली में देख लेते हैं। लग्नेश जिस भाव में, तो इनका जो लग्नेश है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इधर बैठा है, ये लग्नेश हो गए। अब लग्नेश से 12वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुरु आए, तो गुरु तो उच्च राशि में बैठे, तो यहाँ तो ये सूत्र लग रहा ही नहीं। यहाँ देख लेते हैं, लग्नेश रवि है, यहाँ से 12वें भाव को जब गिनेंगे तो यहाँ पे शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि इनकी स्वराशि है, शुक्र यहाँ पे बैठे हैं। और अब चंद्रमा देख लेते हैं। चंद्रमा से 12वीं राशि गिनेंगे तो शनि शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये सूत्र लग रहा है, ये सूत्र इनके कुंडली को लग रहा है। 6वें नंबर का सूत्र, मेष कर्क मिथुन तुला वृश्चिक धनु कुंभ मीन, इन राशियों में ग्रह स्थित है तो उनके अंश बल ज़्यादा होने चाहिए। तो इस कुंडली से समझते हैं। मेष यानी कि 1, कर्क, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, तो इस कुंडली में सिर्फ धनु में ही एक ग्रह है। अब इस ग्रह का अंश बल डेफिनेटली ज़्यादा है करके तो ये परदेश जाके आए हैं, तो ये सारे ग्रह भाव हैं खाली हैं, इनमें कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी अवस्था में जिन भाव में ग्रह होते हैं वो अंश बल में मजबूत होने चाहिए, तो ज़्यादा जाने के विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वापस से इधर सूत्र देख लेते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, तो यहाँ तो 2 ही ग्रह मिले हैं, बाकी के घर खाली हैं, तो ये सूत्र यहाँ पूरा लागू नहीं पड़ता है। वापस यहाँ देख लेते हैं। मेष राशि खाली है घर। कर्क राशि में राहु है, मिथुन में ग्रह है, तुला खाली है, वृश्चिक खाली है, धनु भी खाली है और कुंभ भी खाली है, मीन में चंद्रमा है। तो यहाँ पे जितने भी घर भाव हैं उनमें जो ग्रह बैठते हैं वो अंश बल में होने चाहिए और ग्रह भी होने चाहिए, 1-1 2-2 होते हैं, पर वो भी अंश बल में मजबूत होते हैं, तो परदेश जाने के योग बनते ही बनते हैं। इसके बाद वाला सूत्र है भाग्येश, 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी भाग्य में, इसको हम राशि परिवर्तन बोलते हैं। ये इस प्रकार भाग्येश यहाँ पे बुध है, बुध 12वें भाव में होना चाहिए और 12वें भाव का स्वामी भाग्य में होना चाहिए, पर तुला लग्न में ये दोनों घर का स्वामी एक ही होता है। दूसरा लग्न देखते हैं। भाग्येश यहाँ पे गुरु है, तो गुरु 12वें भाव में होना चाहिए और 12वें भाव का स्वामी बुध भाग्य में बैठना चाहिए, इधर पे सूत्र नहीं है। भाग्येश कौन है? मंगल 12वें भाव में बैठना चाहिए और 12वें भाव का स्वामी चंद्र भाग्य में बैठना चाहिए, तो ये सूत्र, इसको ज्योतिषी के भाषा में राशि परिवर्तन कहते हैं। तीनों कुंडली में वो योग नहीं है, पर बहुत सारी कुंडली में ऐसे योग मिल जाते हैं। 8वें नंबर का सूत्र, लग्नेश भाग्य में बलवान होना चाहिए, यानी कि अंश बल में। अब लग्नेश यहाँ पे शुक्र है, शुक्र भाग्य में बैठना चाहिए और बलवान होना चाहिए। भाग्येश दशम स्थान में, अभी इसका जो स्वामी बुध है वो दशम में बैठना चाहिए और दशमेश नवम में बैठना चाहिए, यानी दशमेश चंद्रमा है वो नवम में बैठना चाहिए। ऐसे होने से ये सूत्र लगता है और परदेश यात्रा के योग बनते हैं। कर्क लग्न, अब कर्क लग्न यहाँ पे है। कर्क लग्न में 12वें भाव में राहु और भाग्येश केंद्र या कोण में हो, तो भाग्येश यहाँ पे 12वें भाव में राहु, भाग्येश कौन है? गुरु केंद्र में आ गए, गुरु केंद्र में है, पहले घर में है, 1 5 9 केंद्र है, तो गुरु केंद्र में आ गए, तो यहाँ पे इस कुंडली में ये योग बन गए। 10 नंबर की स्थिति, 10 नंबर का सूत्र, कुंभ लग्न, यानी कि 11 नंबर का लग्न होता है तो शनि स्थित होता है, तो यहाँ पे 11 नंबर नहीं है पर शनि स्थित है और भाग्येश दशम में होना चाहिए, यानी 1 का जो स्वामी मंगल है वो दशम में होना चाहिए, तब ये सूत्र लगता है। सूत्र बहुत सीधा सरल है। कुंभ लग्न यानी कि 11 नंबर होना चाहिए और भाग्येश दशम स्थान में होना चाहिए, तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं।
11 नंबर का सूत्र, भाग्य भाव में मिथुन राशि में राहु स्थित होना चाहिए, उसकी 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है। बहुत सीधा और सरल। यहाँ पे भाग्य भाव में मिथुन राशि है, पर यहाँ पे इस भाव में राहु चाहिए। अगर यहाँ पे राहु बैठता है 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की लग्न पे पड़ती है, तो लग्न यानी कि स्वतः, तो इस स्थिति में परदेश जाने के योग बनते हैं। 12 नंबर का सूत्र, लग्न का स्वामी केंद्र में। अब लग्न इसका जो स्वामी है तो केंद्र में आ गया, तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में आ गया, और 12वें भाव में मंगल उच्च का होना चाहिए। जो भी लग्न हो यहाँ पे उसका स्वामी आता है, और यहाँ पे 12वें भाव का स्वामी मंगल उच्च का होना चाहिए। तो 8 नंबर मंगल स्व राशि का रहता है, पर मंगल की उच्च राशि 10 नंबर होती है। अगर जब 10 नंबर इधर है तो कुंभ लग्न आ जाएगा, तो 10 नंबर में मंगल जाके बैठता है तो उच्च राशि का होगा। पर अब मंगल इधर पे बैठता है, पर 10 और 11 नंबर का जो शनि है वो केंद्र और कौन में ही बैठना चाहिए। ऐसी स्थिति में परदेश जाने के योग बनते हैं। 13 नंबर का सूत्र, भाग्य भाव में शुक्र, भाग्य भाव में शुक्र और भाग्येश दशमेश में। और यहाँ का जो बुध है वो दशम स्थान में, और लग्नेश आय भाव में। तो इसका जो स्वामी शुक्र है ये 11वें भाव में लाभ भाव में होना चाहिए। भाग्य भाव में यहाँ पे शुक्र की स्थिति होती है। शुक्र ऐशो आराम इसका कारक है, और भाग्येश दशम भाव में होना चाहिए कर्म भाव में, और लग्नेश जो खुद है इनको लाभ होना चाहिए करके लाभ भाव में। सूत्र सरल है, समझ में आ गया। 14 नंबर का सूत्र, भाग्येश और दशमेश किसी भी भाव में चर राशि में होने चाहिए। भाग्येश यहाँ पे बुध हुए, दशमेश यहाँ पे चंद्रमा हुए। बुध और चंद्रमा चर राशि यानी कि मेष कर्क तुला मकर। तो अब इधर मेष तुला मकर कर्क केंद्र में ये 4 राशियां चर आ गई हैं, पर इसमें भाग्येश और दशमेश, तो भाग्येश बुध भी 10 नंबर में है, और दशमेश भाग्येश तो मिल गए केंद्र में, पर दशमेश किसी भी भाव में चर राशि में। तो दशमेश इनका चंद्र जो है वो चर राशि में नहीं है, स्थिर राशि में है। तो ये पूरा सूत्र नहीं लग रहा, दूसरी कुंडली में देखते हैं। भाग्येश यहाँ पे गुरु है और दशमेश मंगल है। मंगल और गुरु चर राशि में चाहिए, तो मंगल इधर द्विस्वभावी राशि में है। गुरु चर राशि में, कर्क राशि है यहाँ पे ये वाला योग लग रहा है। 15 नंबर का सूत्र, लग्न भाव से खुद का विचार। ये जो पहला भाव है इसी को परदेश में जाना है, ये जातक है इसी को जाना है परदेश में। और तीसरे भाव से नज़दीक की यात्रा देखी जाती है। जब तीसरा भाव का संबंध आता है तो नज़दीक। चौथे भाव से खुद का घर, खुद के घर के बारे में देखा जाता है। और 9वें भाव से, इस भाव से लंबी यात्रा देखी जाती है। और 8वें भाव से, ये जो 8वां भाव है इससे समुद्र यात्रा देखते हैं, और हमेशा के लिए परदेश में बस जाने के जो योग होते हैं वो 8वें भाव से देखे जाते हैं। और 12वें भाव से देखते हैं हवाई यात्रा, 8वें भाव से समुद्र के लिए समुद्री यात्रा, और 12वें भाव से वायुयान यानी कि हवाई जहाज की यात्रा। 12वें भाव से उसके बारे में जानते हैं कि इनको कितने बार हवाई यात्रा करने का योग होता है, या होता ही नहीं है, या एक ही बार होता है। ये 12वें भाव से जानते हैं, और समुद्र की यात्रा 8वें भाव से जानते हैं। 16 नंबर का सूत्र, तीसरे, चौथे, 7वें, 9वें, 8वें, 12वें इन भावों में जो राशि है उन राशि का स्वामी आपस में संबंध होना चाहिए युति में या दृष्टि में। 2 भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव पीड़ित अशुभ दृष्टि में होना चाहिए। दूसरा जो भाव है कुटुंब का होता है, और चौथा जो भाव है घर का होता है, माता का होता है। अगर ये 2 भाव पीड़ित है, खराब है, ऐसे अवस्था में जातक परदेश में जाता ही जाता है। परंतु तीसरे भाव, चौथे, 7वें, 9वें, 8वें, 12वें इन भावों में जो राशि है, अब इन भाव, तीसरे भाव में कौन है? राशि है धनु, चौथे भाव में मकर, 7वें भाव में मंगल, 9वें भाव में बुध,
कन्या राशि है, और 8वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि है और 12वें में कन्या राशि। अब इन भाव में ये राशि हैं, अब इनके स्वामी आपस में संबंध आना चाहिए। तो इस कुंडली में तीसरे का जो स्वामी है वो गुरु है, चतुर्थ भाव में बैठा है। चौथे का जो स्वामी है वहीं पे बैठा है, मकर राशि का स्वामी शनि उधर ही पे बैठा है। 7वें भाव का स्वामी मंगल वो अलग बैठा है, पर 9वें भाव का स्वामी बुध तो उसी के साथ में बैठा है। 8वें भाव का स्वामी भी शुक्र उसी के साथ बैठा है, और 12वें भाव का स्वामी भी बुध। यानी कि ये पूरा सूत्र यहाँ पे सिर्फ एक मंगल को 7वें भाव का छोड़ दिया, तो बाकी सब सूत्र यहाँ पे लागू पड़ रहे हैं। इनका आपस में संबंध हो रहा है, युति में है। संबंध में युति में हो या दृष्टि में हो, तो युति में ये सब ग्रह आ गए हैं, तो इनके बहुत बार जाने के योग बन गए। भाग्येश और 12वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करना चाहिए। भाग्येश बुध और 12वें भाव का स्वामी, इस कुंडली में ये सूत्र नहीं लगता, परंतु दूसरा सूत्र ऐसा है, एक तो ये लोग राशि परिवर्तन करें या केंद्र और कोण में कि कहीं भी किसी भी भाव में युति में होना चाहिए। तो इधर पे भाग्येश और लाभेश, भाग्येश और व्ययश एक ही है, इसमें देख लेते हैं। भाग्येश गुरु है और 12वें भाव का स्वामी बुध है। ये दोनों ने गुरु और बुध और गुरु तो दृष्टि में है, सूत्र लग रहा है। एक तो दृष्टि में होने चाहिए या तो फिर वो दोनों किसी भी भाव में एक साथ होने चाहिए। तो इस कुंडली में राशि परिवर्तन भी है और बाद में दोनों युति में बैठना, तो भी यह योग बनता है। 18वां नंबर का सूत्र, 12वें भाव में वृषभ तुला मीन। अब वृषभ तुला मीन शुक्र, वृषभ तुला शुक्र की राशि है और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। शुक्र बलवान होता है। इस भाव में 2 नंबर हो, 7 नंबर हो और 12 नंबर हो, और वहाँ पे शुक्र बैठा हो तो आप ही बलवान हो जाता है योग। उसी तरह यहाँ पे 7 नंबर हो, 2 नंबर हो, 12 नंबर हो, वहाँ पे शुक्र बैठा हो। यहाँ पे 2 नंबर हो, 7 नंबर, 12 हो और शुक्र बैठा हो, ये योग बलवान हो जाता है। बार बार प्रदेश जाने के योग मनोरंजन के लिए बन जाते हैं। 19वां सूत्र, कर्क लग्न होता है और 12वें भाव में केतु, और भाग्येश केंद्र या कोण में होना चाहिए। 4 नंबर का लग्न है, कर्क लग्न शुरू है और 12वें भाव में केतु, यानी राहु यहाँ पे केतु, और भाग्येश केंद्र में। अब भाग्येश इनका भाग्येश गुरु है, गुरु केंद्र में आ गए 1, 5, 9 में, परंतु यहाँ पे केतु नहीं है। भाग्येश केंद्र में बैठा है पर यहाँ पे केतु होना चाहिए। 20, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों अष्टम भाव में युति में होना चाहिए। लग्नेश और चतुर्थेश, तो लग्नेश शुक्र है, चतुर्थेश शनि है। शुक्र और शनि अष्टम में होना चाहिए। लग्नेश चतुर्थेश दोनों अष्टम भाव में युति में होना चाहिए। हमेशा के लिए परदेश में रहने के योग बनते हैं। यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है, ये शुक्र है, चंद्रमा और शुक्र अष्टम में बैठना चाहिए। यहाँ पे सूर्य और मंगल अष्टम में बैठना चाहिए, तब ये हमेशा वहाँ पे रहने के योग बन जाते हैं। 21वां, षष्ठेश 12वें भाव में होना चाहिए। षष्ठेश यानी कि यहाँ का गुरु है, गुरु 12वें भाव में, यहाँ का षष्ठेश भी गुरु है 12वें भाव में। यहाँ का षष्ठेश शनि है, वो 12वें भाव में। और 12वें भाव में जब होता है षष्ठेश 12वें भाव में और दशमेश 12वें भाव में, यानी कि ये जो चंद्रमा है ये 12वें भाव में, षष्ठेश गुरु ही है। ऐसी स्थिति में 10वें घर से देखते हैं हम नौकरी, तो ऐसा जातक नौकरी के लिए यात्रा होती है, ऐसे जातक की नौकरी के लिए यात्रा होती। और व्ययश 10वें भाव में, व्ययश यानी कि 12वें भाव का स्वामी बुध 10वें में, तो ये बुध है, बुध 10वें में और दशमेश व्यय में, चंद्रमा 12वें भाव में। यानी कि ये दो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो नौकरी के लिए यात्रा होती है और इसके साथ साथ पढ़ाई भी होती है। पंचमेश चतुर्थेश भाग्य भाव में पढ़ाई पूरी करने के लिए और वहीं पे भवन घर खरीदी करने के योग बनते हैं, तो इस योग को समझते हैं। पंचमेश यहाँ पे शनि है, चतुर्थेश भी यहाँ पे शनि है। भाग्य भाव में
ये दोनों का स्वामी भाग्य भाव में होना चाहिए। तो पढ़ाई पूरी करने के लिए और वहाँ पे घर खरीदने के योग बन जाते हैं। इसमें देख लेते हैं पंचमेश चतुर्थेश। चतुर्थेश इधर पे शुक्र है, पंचमेश मंगल है, ये दोनों भाग्य भाव में बैठना चाहिए। तो इनका जो पंचमेश है मंगल भाग्य भाव में बैठा है और पढ़ाई पूरी करने के लिए और भवन खरीदी करने के लिए पूरा योग नहीं बना है, क्योंकि चतुर्थेश जो है, जो पिमा का घर है ये, तो इसका जो स्वामी है वो यहीं बैठा है, भाग्य में बैठना चाहिए। पंचमेश चतुर्थेश भाग्य भाव में होने चाहिए। पंचमेश चतुर्थेश दोनों भाग्य भाव में। इधर पंचमेश मंगल है, पंचमेश गुरु है और चतुर्थेश मंगल है। गुरु और मंगल भाग्य भाव में बैठना चाहिए, तो ये सूत्र यहाँ पे नहीं लग रहा। ऐसे सूत्र में जो भी जातक है वो पढ़ाई करने के लिए जाता है और वहाँ पे घर खरीदी करके उस घर का सुख लेता है। 23वां सप्तमेश भाग्य भाव में होना है। सप्तमेश, ये सप्तमेश है, सप्तमेश भाग्य भाव में, यानी कि सप्तमेश मंगल है, मेष राशि है, वो भाग्य भाव में होना। और विदेश में शादी के योग बनते हैं। सप्तमेश जो 7वां भाव है, ज्योतिष सीखने के क्रम में पहले पार्ट में सीखा कि 7वें भाग से हम विवाह देखते हैं, विवाह का स्वामी भाग्य में बैठता है। तो यहाँ से लंबी यात्रा देखते हैं, तो ये जातक वहाँ पर विदेश में शादी बनाता है या शादी के योग बनते हैं। इस कुंडली में नहीं बने। अब यहाँ पे सप्तमेश शनि है, शनि भाग्य भाव में बैठेगा तो ये योग बनेगा। यहाँ पे भी शनि, कुंभ राशि का शनि है, वो यहाँ भाग्य भाव में बैठेगा तो विदेश में शादी बनने के योग होते हैं, वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है ऐसे योग में। हाँ, तो पूरा ग्रह अंश बल में मजबूत होना चाहिए। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में, राहु लग्न में, लग्नेश 6, 8, 12 में। अब ये जो लग्नेश है शुक्र 6, 8, 12 भाव में और राहु लग्न में, चंद्रमा भाग्य भाव में और चंद्रमा भाग्य भाव में। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में और राहु लग्न में। तो राहु लग्न में रहेगा तो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि डालेगा और चंद्रमा भाग्य पे रहेगा तो राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है। तो ये लंबी दूरी की यात्रा इस सूत्र से बनती है। 25वां, अब यात्रा का समय कब तय होगा? 24 सूत्र से तो बता दिया कि ये कुंडली में ये ग्रह यहाँ जो भाव में बैठते हैं, युति में होते हैं, दृष्टि में होते हैं, तो योग बनते हैं। पर आप यात्रा कब करेंगे, समय कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो समय इस प्रकार है। भाग्येश की दशा, अब इधर भाग्येश बुध है, बुध की दशा अगर दशा हो गई है, परंतु हर एक ग्रह के अंतरदशा में बुध की अंतरदशा आती, प्रत्यंतर आती है, उसमें भी और गोचर में भी योग बनता ही बनता है। 1, 4, 7, 10 भाव में स्थित ग्रह, अब इस कुंडली में देख लेते। 1 में कोई ग्रह नहीं है, 4 में राहु है तो राहु की महादशा अंतरदशा, 7 में कोई ग्रह नहीं है, 10 में इतने सारे ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, केतु है, शुक्र है, गुरु है, बुध है। इनकी महादशा अंतरदशा किसी इस भाव में स्थित ग्रह की जब ये आएगी, होती है, मिलेगी। इतने सारे ग्रह चर राशि में बैठे हैं तो बार बार जाने के योग है ये दशा में, अंतरदशा में और राहु केतु के। हाँ, ये एक सूत्र हो गया कि चर राशि में जितने भी ग्रह बैठते हैं उनकी दशा और अंतरदशा में जाने के योग बनते हैं। अगर महादशा निकल गई है तो अंतरदशा मिलती है। और राहु केतु के नक्षत्र में, तो राहु केतु का जो नक्षत्र का टॉपिक है उसमें राहु केतु के नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र के स्वामी जो हैं उनकी महादशा अंतरदशा है, उसमें जाने के योग बनते हैं। अब 12वें भाव का स्वामी और 12वें भाव में स्थित ग्रह, अब ये 12वें भाव का स्वामी बुध है, बुध की महादशा अंतरदशा में योग बनेगा। यहाँ भी बुध है, बुध की अंतरदशा में महादशा में योग बनेगा। यहाँ पे कर्क है, चंद्रमा की अंतरदशा महादशा में योग बनेगा। अंतरदशा महादशा में योग बनते हैं। दूसरा सूत्र इसी का कि उस भाव में जो ग्रह बैठा है, तो ये दोनों भाव खाली है पर इस भाव में राहु है तो राहु के भी महादशा अंतरदशा में इनको परदेश जाने के योग बनते हैं। इस प्रकार अब ऐसा भी देखा जाता है कि जो ग्रह बैठे हैं और उनकी महादशा चल भी रही है, अंतरदशा भी मिली है पर परदेश जाने के योग नहीं बने, ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? क्योंकि वो ग्रह अंश बल से कमज़ोर हैं तो उनके ऊर्जा बढ़ाने के लिए वो मंत्र करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, उनसे संबंधित रत्न धारण करना चाहिए।
जो भी पूजा पाठ आपको योग्य लगती है, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, वो आपको करनी चाहिए और उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ा के आपको आपकी यात्रा में सफलता मिलेगी कि आप जाना चाहते हैं और आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको पूजा पाठ करना जरूरी है। कुंडली में ग्रह अंश बल में कमज़ोर हैं, अशुभ ग्रह के दृष्टि में है, अशुभ भाव में स्थित है, ऐसी स्थिति में विदेश जाने के योग नहीं बन रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं वीज़ा में, पासपोर्ट में और भी अनेक अड़चनें हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राशि के ग्रहों के अंश बल को बढ़ाने के लिए, इनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए पूजा पाठ, ध्यान साधना, मंत्र साधना करनी होती है। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की साधना, दान, मंत्र बताए हैं, शनि अमावस्या की साधना, मंत्र दान बताए हैं, पितृदोष प्रेत दोष निवारण के लिए साधना, मंत्र, दान बताए हैं, रुद्राक्ष धारण करने के लिए मंत्र बताए हैं, नक्षत्रों के मंत्र बताए हैं, ग्रहों से संबंधित वनस्पतियों के साधना और मंत्र बताए हैं। ये बहुत सारी जानकारी मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में इन सब साधना, मंत्र, दान की जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।